हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे अपोआ में अपन ने पढ़ लिया था, लेसन तो पूरा पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि हिमालय की नदी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनका वर्णन अपन ने पढ़ लिया था। अब आज अपन करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है विकल्प, सही विकल्प चुनिए। इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन है वुलर झील किस राज्य में स्थित है। यह इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसमें आएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये पढ़ाया भी था मैंने कि वुलर झीलों में अपन ने पढ़ा था तब। दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसमें देखो, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मागिरी और पश्चिमी घाट के ढाल। तो दूसरे का आएगा नर्मदा नदी का उद्गम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कुल लिख लेना, सारा लिख लेना। इसमें आएगा अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, यह पढ़ाया था तब भी, अमरकंटक, ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु झील है। लवणीय झील, लवणीय का मतलब होता है नमकीन, नमक, जिसमें लवणीय झील कौन सी है। अब इसमें देखो, इसमें भी चार ऑप्शन दे रखे हैं, सांभर, वुलर, डल और गोविंद सागर। तो इसमें लवणीय झील सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की अपन ने पढ़ा था ना, तो इसमें आएगा सांभर झील। आंसर क्या आएगा, सांभर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, जो सांभर झील है, वो है जो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बड़ी नदी कौन सी है, देखो, प्रायद्वीप भारत की अपन ने अलग अलग नदियां पढ़ी थी ना, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। तो उनमें देखो, इसमें दे रखे हैं ऑप्शन नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ये बात पढ़ाया भी था हमने। गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की है, ये पूरे भारत की नहीं है, ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मैंने ये पढ़ाया भी था। अब देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, दामोदर नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और ताप्ती नदी। मैंने बताया था प्रायद्वीपीय नदियों में भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, लिख देती हूँ। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां बहती हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ताप्ती, तो इसका आंसर क्या आएगा, ताप्ती, ठीक है। अब ये तो थे ऑप्शनल। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यह मैं तुम्हें ओरल में बता देती हूँ, आपकी बुक में दे रखे हैं, आप लिख लेना उनमें से, ठीक है। जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। अब मैंने तुम्हें लेसन पढ़ाया, तब जल विभाजक बताया था कि दो अपवा क्षेत्रों को जो अलग, उच्च भूमि जो अलग करती है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। जैसे मैं समझा देती हूँ, जैसे अब उत्तरी भारत की नदियां हैं, या हिमालय की नदियां कह सकते हो, और प्रायद्वीपीय भारत की, तो इनमें जल विभाजक उच्च भूमि के द्वारा, जैसे ढाल के अनुसार तो नदियां बहती हैं, तो ढाल के अनुसार जिधर ढाल होगा, वो उच्च भूमि जो बीच में होती है, वो
इधर के पानी को इधर और उधर के पानी को उधर कर देती है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, जल विभाजक। आपके इसमें दे भी रखा है बुक में कि उच्च भूमि का वह क्षेत्र जो दो अपवा क्षेत्र, अपवा से मतलब क्या बताया था कि जिससे नदियां बहती हैं, जिस क्षेत्र से नदियां होकर बहती हैं उनको अलग करती है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण दे दिया अपन ने कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? अब भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सबसे बड़े क्षेत्र में, पूरे भारत में पूछा है। अभी अपन ने ऑप्शनल में एक में पढ़ा था ना कि प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। लेकिन नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी द्रोणी है। गंगा नदी द्रोणी बोल सकते हो या तंत्र बोल सकते हो। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवा क्षेत्र है इसका और इसकी सहायक नदियां। ठीक है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से। गंगोत्री से तो ये निकलती है सिंधु, गंगोत्री से तो गंगा नदी निकलती है और सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। यह पढ़ा था ना अपन ने। तो इसमें देखो, इसके उद्गम क्षेत्र लिखने हैं तुम्हें। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है गंगोत्री हिमानी से और सिंधु नदी का है मानसरोवर झील से। ठीक है, गंगा नदी का तो कहां से है? गंगोत्री हिमनद से। और सिंधु नदी का कहां से है? मानसरोवर झील के निकट से। मानसरोवर झील से निकलती है। आगे समझ में कि सिंधु नदी और गंगा नदी कहां से निकलती हैं? हिमालय में गंगोत्री हिमनद से और मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। लिख देती हूँ मैं, इसमें आपकी बुक में दे रखा है, आप लिख लेना। यह गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? ये मैंने तुम्हें गंगा नदी तंत्र अपन ने पढ़ा था ना, तब अपन ने पढ़ा भी था कि दो नदियां गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। उनका क्या नाम है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। यह दो नदियां हैं जो कि गंगा का निर्माण, ये कहाँ मिलती है? देखो, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो यहाँ इधर निकलकर ये ऐसे मिलती हैं यहाँ देवप्रयाग में। देव उस स्थान का नाम क्या है? यह कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां गंगोत्री हिमनद से निकलकर आती हैं और यह देवप्रयाग नामक स्थान है उत्तरांचल में। देवप्रयाग नामक स्थान पर यह दोनों आपस में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद इनको क्या कहा जाता है? इस नदी को गंगा नदी। इसके बाद ही नाम पड़ता है देवप्रयाग के बाद। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझाया, तब भी ये लेसन समझाया, तब भी समझाया था। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों होती है या फिर क्यों होती है? क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र से होकर बहती है। ठीक है, अब अगला है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? कौन सी समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की वह आकृतियां बनाती हैं? अब ये अपन ने पढ़ा था, नर्मदा और ताप्ती नदियां। बहती हैं और सारी नदियां तो नर्मदा और ताप्ती नदियां गर्त से होकर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां गर्त से होकर बहती हैं और भ्रंश से होकर बहती हैं। और यह ज्वार नदी
करती हैं। अब आगे है नदियां और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। अब आर्थिक महत्व है, नदियों और झीलों के अपन ने महत्व पढ़े थे, तभी मैंने बताया था तुम्हें। इसमें आर्थिक महत्व ये दे भी रखा है अर्थव्यवस्था में इसका महत्व की है। मानवीय क्रियाकलापों के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करवाते हैं और जीविका के लिए कृषि क्षेत्र का वो करवाते हैं, और जैसे निर्माण करने के लिए जनसंख्या के लिए उपलब्ध सुविधाएं जैसे सड़कों का निर्माण, रेल मार्गों का निर्माण, इनका निर्माण, विभिन्न प्रकार के ये नदियां संसाधन उपलब्ध करवाती हैं, तो ये इनका अत्यधिक महत्व है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये तो एक बार छोड़ दो। अब है हिमालय, चौथा क्वेश्चन है हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें हिमालय की नदियां और अपन ने हिमालय की कौन कौन सी नदियां हैं, मुख्यतः 3 नदियां पढ़ी थी अपन ने, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसमें यह मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में होती हुई बहती हुई और फिर यह समुद्र में गिरती हैं। तो यह मैदानी क्षेत्रों में कृषि के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती हैं, जबकि यह पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हुई गिरती हैं। तो इनमें ये एक तो हिमालय की नदियां लंबा मार्ग तय करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां छोटी नदियां हैं। ठीक है, और इनमें मुख्य अंतर यही है, और ये विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे हिमालय की नदियां हैं, इनसे कृषि क्षेत्र में से होकर बहती है, मैदानों का निर्माण करती है ना, लंबे क्षेत्र से होकर बहती है, तो विभिन्न प्रकार के संसाधन या कृषि से संबंधित संसाधन यहाँ उपलब्ध करवाती हैं, जबकि यह छोटी नदियां होती हैं और यहाँ इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं। ये महत्व लिखना है आपको। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। अब पूर्व की ओर कौन सी बहती हैं, देखो पश्चिम की ओर मुख्यतः 2 नदियां थी प्रायद्वीपीय भाग की, कौन कौन सी, पहले पश्चिम की लिख लो। पश्चिम की 2 नदियां हैं मुख्यतः, और तो वो साबरमती, वो छोटी नदियां हैं ताप्ती व नर्मदा। ठीक है, और पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी नदियां बहती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। अब इनमें देखो हम क्रम से चलते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मुख्यतः यह नदी। ठीक है, यह तो पूर्व की ओर बहने वाली, पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर, यह पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें मैप में अच्छे से समझा दिया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जब पढ़ा था आपने। अब उसके आगे है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। अब ये नदियों का महत्व ही लिखा जाएगा इसमें, किसी भी देश की, कि वो लोगों को परिवहन के साधन उपलब्ध करवाती हैं, अनेक प्रकार के और संसाधन जैसे कृषि के लिए, ये जल विद्युत निर्माण के लिए नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जीविका के साधन के लिए, जैसे जीविका का साधन अपने यहाँ भारत में क्या है, मुख्यतः कृषि है, तो इसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है। विभिन्न शहरों को जैसे पानी की पूर्ति के लिए करती हैं पूर्ति, और वहाँ के वातावरण को शुद्ध करती हैं। नदियाँ सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाती हैं, तो यह नदियों का महत्व हो जाएगा। तो इसमें अपने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, फिर भी कोई दिक्कत होगा आप फोन करके मेरे से पूछ लेना। ये कॉपी में नोट जरूर कर लेना आप ये क्वेश्चन आंसर, क्योंकि जब कॉपी चेक करवाने के लिए कहेंगे तो फिर भेज देना आप लोग। अब अगला लेसन कल स्टार्ट करेंगे।